Good morning, students. Today we are starting in our microeconomics one important topic that is related with the production functions and just like this we are using the in this chapter expansion path, isoquant curve, and find out the relation between production and their three rules of the return to scale: increasing return to scale, decreasing returns to scale, and constant return to scale. विद्यार्थियों सुप्रभात। जो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर उत्पादन के चैप्टर में पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय यह है कि उत्पादन के साधन अगर हम दीर्घकाल में, ध्यान रखना, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल दोनों में अंतर है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल में और पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल में है, जहां सभी साधन बदले जा सकते हैं और सभी साधनों को परिवर्तित करने से उत्पादन पर प्रभाव क्या पड़ता है। साधनों में परिवर्तन आनुपातिक रूप से है, लेकिन उत्पादन पर प्रभाव क्या है। तो पैमाने के 3 प्रतिफल बताए गए हैं। पैमाने का सम पहले वर्धी प्रतिफल, फिर पैमाने का समता प्रतिफल और फिर पैमाने का हास्यवान प्रतिफल। पैमाने के वर्धीफल का अभिप्राय यह है कि यदि हम साधनों को दुगना करते हैं तो उत्पादन यदि दुगने से ज़्यादा बढ़ जाए, यदि हम 1.5 गुना करते हैं उत्पादन 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल या पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहेंगे। दूसरा है पैमाने का समान प्रतिफल, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जिस अनुपात से उत्पादन के साधन बढ़ाए जाते हैं उसी अनुपात में यदि उत्पादन बढ़ता है तो हम उसे पैमाने का समान प्रतिफल कहते हैं। और तीसरी स्थिति वह आती है जिसमें साधन जिस अनुपात में बढ़ाए जाते हैं उस अनुपात में यदि उत्पादन नहीं बढ़ता है तो हम पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। इसे हम एक टेबल की सहायता से, रेखा चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको भले ही नोट कर लें या ध्यान रखें कि एक तो इसका संबंध दीर्घकाल से होता है, दूसरा इसमें सभी साधनों की इकाइयों को एक से अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात साधनों का आपसी अनुपात स्थिर रहता है। जैसे शुरू में 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी लेते हैं, बाद में इन दोनों को दुगना करने पर 2 इकाई श्रम प्लस 2 इकाई पूंजी, फिर 3 इकाई श्रम 3 इकाई पूंजी। इस प्रकार साधनों का आपसी अनुपात है वह 1:1 ही बना रहता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक फर्म के लिए साधन की कीमतें स्थिर मानी जाती है। साधन की कीमतें क्या रहती है? साधन की कीमतें हैं वो इसमें स्थिर रहती है। तो ऐसी स्थिति में स्टोनी और हेग ने पैमाने के प्रतिफलों एवं परिव्यय के प्रतिफलों में भी अंतर किया। पैमाने के प्रतिफलों में सभी साधन 1 से अनुपात में बने रहते हैं, क्योंकि वह 1 से अनुपात में ही परिवर्तित किए जाते हैं। यदि विभिन्न साधन भिन्न भिन्न अनुपातों में परिवर्तित किए जाते हैं तो परिव्यय के प्रतिफल की स्थिति आ जाती है। यानी विभिन्न साधनों को भिन्न भिन्न अनुपातों में लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न टू आउटले, परिव्यय के प्रतिफलों की स्थिति, जिसमें साधनों के अनुपात भी बदल जाते हैं। साधनों के अनुपात कैसे बदलते हैं? जैसे श्रम में 50% वृद्धि और पूंजी में 100% वृद्धि करने से श्रम और पूंजी का पारस्परिक अनुपात पहले जैसा नहीं रहता है। अतः रिटर्न टू आउटले यानी परिव्यय के प्रतिफलों के अंतर्गत हम केवल साधनों पर व्यय की जाने वाली कुल लागत को दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि करते जाते हैं और इसमें साधनों के संयोग के अनुपात को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी जो लागत परिव्यय है वह दुगना तिगुना देखा जाता है और साधनों का अनुपात है वह स्थिर बना रखना आवश्यक नहीं होता है रिटर्न टू आउटले में। रिचार्ड लिप्से व के एल क्रिस्टल ने परिव्यय के प्रतिफलों यानी रिटर्न टू आउटले को प्रतिस्थापन के प्रतिफल, रिटर्न टू सब्स्टिट्यूशन भी कहा है। और अब जो इन्होंने इस बात की गई है कि एक जहाँ पैमाने के प्रतिफल में साधन अनुपात स्थिर रहता है और
रिटर्न टू आउटले में साधन अनुपात बदल जाता है, तो उससे लागतों पर जो इस परिवर्तन आता है उसके आधार पर देखते हैं कि कौन सी स्थिति उत्पादन की हो रही है। आज हम सबसे पहले पैमाने के प्रतिफलों में आपको बताना जा रहे हैं पैमाने के समान प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने के समान प्रतिफल। सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं पैमाने के प्रतिफल। जैसा कहा दीर्घकाल में होता है, साधनों की कीमतें स्थिर रहती है, साधन अनुपात एक सा रहता है। तो पहली बात, संबंध किससे हैं इसमें? दीर्घकाल में। दूसरी बात, साधन अनुपात स्थिर, साधन अनुपात स्थिर। तीसरी बात जो याद ध्यान रखने की है, वेरी इंपॉर्टेंट, वह है साधन कीमत स्थिर, साधन कीमत स्थिर रहती है। तो इन तीन बातें पैमाने के प्रतिफल में रिटर्न टू स्केल। अब हम लेते हैं पैमाने के समान प्रतिफल। समान प्रतिफल के अंतर्गत क्या है कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़े। इसको आप एक टेबल से देख सकते हैं। जैसे हम स्टेज का मतलब स्थिति, कैसी स्थितियाँ लिए हैं? पहली स्थिति फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर। और यहाँ हम ले रहे हैं श्रम प्लस पूंजी की इकाइयाँ, कॉम्बिनेशन। अब फर्स्ट स्टेज में क्या है? एक श्रम एक पूंजी। प्रोडक्शन कितना होता है? तीसरा कॉलम ले लिया, उत्पत्ति की मात्रा। इसमें आप देखेंगे एक, फिर है श्रम व पूंजी पिछली स्थिति में तुलना, यानी पिछली स्थिति से तुलना। तो पहली स्थिति में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो हम नील कर देते हैं। और इस प्रकार उत्पत्ति में वृद्धि, साधन लगाने से उत्पत्ति में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है यह हम देखते हैं। तो ये हम जो 5 कॉलम लेकर के इस पैमाने के समान प्रतिफल को बताने का प्रयास करते हैं। तो स्टेज फर्स्ट में हमने एक श्रम और एक पूंजी लगाई, उत्पादन एक हुआ, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, उत्पत्ति में वृद्धि में भी कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं दृष्टिगोचर हुआ। फिर हमने एक दुगना कर दी, 2 श्रम 2 पूंजी लिया, उत्पादन भी हमारा दुगना हो गया। कितनी परिवर्तन हुआ? एकदम दुगना होते ही 100% परिवर्तन हो गया, और प्रोडक्शन भी यदि 100% बदल गया। तीसरी स्टेज में क्या हुआ? 4 + 4 उत्पादन की मात्रा दुगनी, 2 साधन से 4 हुए, तो उत्पादन भी 2 से 4 इकाई हो गया। 100% पिछली स्थिति से परिवर्तन हुआ, और इधर भी उत्पादन में 100% चेंज हुआ। फिर हमने 6 पूंजी और श्रम से लगाए, उत्पादन की मात्रा 6 इकाई बढ़ी, प्रतिशत परिवर्तन 4 से 6 होना, 50% परिवर्तन, उत्पादन में भी 50% परिवर्तन। तो यह जो स्थिति है, इस स्थिति के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि साधनों को समूह अनुपात में, या साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में उत्पत्ति भी बढ़ती गई, और उत्पत्ति की वृद्धि के प्रतिशत परिवर्तन भी वही हुआ जो हमने इस टेबल में देखा। अब हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में, समान प्रतिफल की स्थिति में लागतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लागतों के प्रभाव के अंतर्गत यदि हम इन्हीं 3 अलग टेबल में यदि देखें, तो यह स्थिति बन सकती है कि स्थितियाँ तो ये की हुई, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज 4, और 2 + 2, 4 + 4 और 6 + 6, यानी हमने एक श्रम एक पूंजी, 2 श्रम 2 पूंजी, 4 श्रम 4 पूंजी, 6 श्रम 6 पूंजी, इस प्रकार बढ़ाया। तो उत्पत्ति की मात्रा में 1, 2, 4, 6, यानी ये पहली टेबल, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एज इट इज़। अब यहाँ पर हम देखते हैं LAC वक्र। LAC वक्र यानी दीर्घकालीन लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन टोटल लागत, LTC, दीर्घकालीन कुल लागत। कुल लागत में क्या परिवर्तन है? 2, 4, 8 और 12। फिर हम लेते हैं दीर्घकालीन औसत लागत। औसत लागत क्या है? जैसे ये टोटल लागत बढ़ी, औसत लागत स्थिर रहती है, 2 2 2 बराबर आई। औसत लागत क्या होती है? LAC बराबर होता है
TC बटा Q। हमने उत्पादन की इकाइयों का भाग दिया, जैसे 2 में 1 का भाग दिया 2 आया, 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, 8 में 4 का भाग दिया 2 आया, 12 में 6 का भाग दिया 2 आया। तो LAC कांस्टेंट, और LAC कांस्टेंट के साथ साथ LMC होती है दीर्घकालीन सीमांत लागत। सीमांत लागत भी समता पैमाने के समता प्रतिफल के अंतर्गत स्थिर होती है। और ये सीमांत लागत कैसे ज्ञात करते हैं? कुल लागत में परिवर्तन प्रति इकाई जो होता है वो सीमांत लागत कहलाता है। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं तो वक्रों की ये स्थिति होगी, TC निरंतर बढ़ रहा है और LAC और LMC स्थिर रहता है। यहाँ हम उत्पत्ति की मात्रा दे सकते हैं और यहाँ हम ले सकते हैं साधन। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि पैमाने के समता प्रतिफल में साधनों को जिस अनुपात से बढ़ाया जाता है उत्पादन भी उसी अनुपात से बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में जो हमारे ये वक्र होते हैं वह भी स्थिर रहते हैं। कौन से वक्र? टोटल कॉस्ट वक्र तो बढ़ता हुआ होता है, किंतु एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है इस स्थिति में समान रहता है। इसे हम जो है वह इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं समुत्पत्ति वक्रों की सहायता से भी कि यदि पैमाने का समता प्रतिफल है तो इन समोत्पत्ति वक्रों के बीच का डिस्टेंस है वह लगभग बराबर बना रहता है। अर्थात जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाया उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ा, जैसे 10, 20 और 30। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जैसे पहले हम ये कहलाते हैं एक्सपेंशन पाथ। इसमें आपको स्पष्ट होता जाएगा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे हमने ये पह लिया ए बिंदु पर 2 श्रम और 2 पूंजी। फिर हम लेते हैं बी बिंदु पर इस पर 1, इस पर 2, 1 और इस पर 2 पूंजी। यहाँ है पूंजी और यहाँ है श्रम। और इसी प्रकार सी बिंदु है, श्रम 3 और पूंजी भी 3। तो ये जो है OM रेखा, OM, ये आप कह सकते हैं M1, ये M2। तो यहाँ ये जो OM1, OM2 ये कहलाती है एक्सपेंशन पाथ। और ये उन बिंदुओं को बताती है जिसमें ये बताता है कि जितने अनुपातों में हमने साधनों को बढ़ाया उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, हमने समुत्पत्ति वक्रों की सहायता से एक लागत वक्र की स्थिति के आधार पर ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार पैमाने के समान प्रतिफल में साधन जितना परिवर्तित होता है उत्पादन में भी उतना ही परिवर्तन होता है। धन्यवाद। हम कल एक नए वीडियो के साथ आपको पैमाने के अन्य प्रतिफलों की जानकारी देंगे।